एक बार फिर विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। वहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। विपक्ष ने लाख भ्रमक प्रचार कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक नहीं चली। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने खूब फर्जी आरोप लगाए। सीएम शर्मा और उनकी पत्नी को फर्जी दस्तावेज के जरिए आरोप लगाकर पवन खेरा कांग्रेस के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद पवन खेरा की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं असम के लोगों ने भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया। मतलब पवन खेरा कानूनी पचड़े में तो फंसे ही हुए हैं, साथ ही जनता की अदालत में भी वो एक्सपोज होते दिख रहे हैं। दर्शकों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि असम को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की जबरदस्त जीत होती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस की करारी हार हो सकती है। वहीं अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पवन खेरा की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। उनकी ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि पवन खेरा के घर पे 50 से 70 पुलिस वाले भेज दिए गए, जैसे किसी आतंकवादी की तलाश हो। दर्शकों, पवन खेरा को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में खूब दलील दी, लेकिन पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस की एफआईआर में पवन खेरा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में अभी पवन खेरा की आफत कम नहीं हुई है। 5 राज्यों में हुए मतदान के बाद आ रहे एग्जिट पोल में जो अनुमान अभी तक दिख रहे हैं, उसके मुताबिक असम में बीजेपी सरकार एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल को लेकर सियासी पारा हाई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। दूसरे चरण के मतदान के बाद सभी एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के रिजल्ट जारी किए। 1-2 एग्जिट पोल को छोड़ दें तो बाकी सभी ने बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों से जहां बीजेपी खुश नजर आ रही है, तो वहीं टीएमसी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिया। डेरेक ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल उठाए। डेरेक ने एक्स पर लिखा कि पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कई एग्जिट पोल्स के अनुमान गलत साबित हुए थे। उन्होंने अपनी पोस्ट पर पुराने एग्जिट पोल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कैप्शन दिया, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता, बंगाल चुनाव 2021 अंतिम नतीजों के मुकाबले भविष्यवाणी कितनी सटीक रही। डेरेक ने जो तस्वीर शेयर की है, इसमें टीएमसी के लिए 143 से 162 सीटें, तो वहीं बीजेपी के लिए 115 से 147 सीटों का अनुमान लगाया गया था। हालांकि टीएमसी ने 215 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के राज्य सचिव वी शिवदासन दासू ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी को लेकर कुछ एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि वे राज्य में पार्टी के वास्तविक प्रदर्शन को सही ढंग से नहीं दिखा पाए हैं। दर्शकों, एग्जिट पोल से टीएमसी में खलबली मच गई है। टीएमसी को सत्ता हाथ से जाने का डर सता रहा है। दर्शकों, टीएमसी के लोग एग्जिट पोल को नकार रहे हैं, लेकिन आप दर्शक एग्जिट पोल के समर्थन में हैं तो यस और वी सपोर्ट एग्जिट पोल कमेंट में जरूर लिखें, ताकि विपक्ष और टीएमसी को साफ संदेश जाए कि देश के लोग एग्जिट पोल के समर्थन में हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस और विपक्ष की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, विपक्ष के लोग अक्सर बीजेपी पर निशाना साधते हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने लायक कोई संज्ञेय अपराध नहीं है। दरअसल ये मामला सीपीआई-एम नेता वृंदा करात की याचिका से जुड़ा था। याचिका में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड और संबंधित भाषणों की सामग्री का अध्ययन करने के बाद कहा है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया जिससे ये किसी अपराध का मामला बनता हो। कोर्ट ने माना है कि भाषण किसी विशेष समुदाय को सीधे निशाना नहीं बनाते थे और न ही वे हिंसा और सार्वजनिक व्यवस्था को भड़काने के स्पष्ट इरादे को दर्शाते हैं। दर्शकों, अनुराग ठाकुर के देश के गद्दारों वाले बयान के सहारे कांग्रेस और विपक्ष के नेता बीजेपी पर निशाना साधते थे।
कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत भी कई बार अनुराग ठाकुर का बयान शेयर कर निशाना साध चुकी हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने विपक्ष की राजनीति की हवा निकाल दी है। वहीं एक्स पर एक पोस्ट कर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि अनुराग ठाकुर से लेकर मनोज तिवारी और हिमंता शर्मा जैसे बीजेपी नेताओं ने बंगाल जाकर खूब मछली उड़ाई, कैमरे पर माछ भात खाया, फ्राइड फिश का भी स्वाद उठाया, हाथ में मछली लेकर भी प्रचार कर डाला, लेकिन अब बंगाल का चुनाव खत्म हो गया है और अब यही सब नफरती चिंटू मीट और मछली की दुकान बंद करवाने के लिए लोगों को आतंकित करेंगे, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटेंगे, नफरत का जहर घोलेंगे। ढोंगियों की जमात है बीजेपी। दर्शकों, एग्जिट पोल में बंगाल से लेकर असम तक बीजेपी की जबरदस्त जीत हो रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के लोग तिल मिला गए हैं। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत अभी से ही बीजेपी पर निशाना साध रही है। अनुराग ठाकुर के देश के गद्दारों वाले बयान पर भी सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के लोग बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनके भाषण में ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये लगे कि वो नफरत फैला रहे थे। असम चुनाव से पहले पवन खेरा ये दावा कर रहे थे कि चुनाव के बाद बंटी और बबली होने वाले हैं फरार, लेकिन सीएम शर्मा और उनकी पत्नी तो कहीं नहीं भागे, लेकिन पवन खेरा ही भागे भागे फिर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पवन खेरा को बब्बर शेर बता रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के बब्बर शेर सोशल मीडिया से भी गायब हैं। 5 अप्रैल को असम चुनाव से पहले पवन खेरा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर निशाना साधा था। लेकिन अब पवन खेरा देश भर के अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही है। दर्शकों, लोकतंत्र में विपक्ष एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है। वहीं ये भूमिका तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब सत्ता पक्ष के निर्णयों पर सवाल उठाने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ये सवाल तथ्यों से परे आरोपों, अतिशयोक्ति और व्यक्तिगत हमलों में बदलने लगते हैं, तब लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर पड़ता है। कांग्रेस नेता पवन खेरा से जुड़ा मामला भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन आखिरकार इस मामले में न्यायालय को हस्तक्षेप कर राजनीतिक बयानबाजी की सीमाएं तय करनी पड़ी। पवन खेरा द्वारा सीएम शर्मा की पत्नी रेणुकी भुइयां शर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक आरोपों में घसीटना अनुसूचित होने के साथ ही कानूनी दृष्टि से भी आपत्तिजनक है। दर्शकों, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पवन खेरा ये तर्क दे रहे थे कि उन्होंने सिर्फ सवाल उठाए थे, लेकिन उनका ये बयान कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सका। वहीं गुवाहाटी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पवन खेरा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ये पूरा मामला असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद शुरू हुआ। साथ ही असम हाई कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को मानहानि नहीं बल्कि साजिश माना है। साथ ही कहा है कि पवन खेरा से हिरासत में पूछताछ की जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पवन खेरा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को यथास्थायी रखता है तो फिर पवन खेरा की मुश्किलें बढ़ सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा। वहीं इस बीच पवन खेरा गायब हैं, ना तो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और ना ही सार्वजनिक तौर पर कहीं दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि क्या असम पुलिस से बचने के लिए पवन खेरा सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे तो उनका लोकेशन ट्रेस हो सकता है और असम पुलिस उन तक पहुंच सकती है। क्या इसलिए ही पवन खेरा सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से बच रहे हैं? क्योंकि पवन खेरा की तलाश में असम पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे थे और अब तक खेरा अंडरग्राउंड है। ऐसे में सवाल है कि पवन खेरा ने कुछ भी गलत नहीं किया है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि खेरा के खिलाफ कार्रवाई लोकतंत्र पर हमला है, और अगर पवन खेरा सही है तो वो क्यों भागे भागे फिर रहे हैं। वही फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में वो पकड़े जा चुके हैं, उनकी पोल खुल चुकी है। आपको याद दिला दे कि पवन खेरा ने शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर उनके पास कथित तौर पर संयुक्त अरब अमीरात, एंटीगुआ और बरमूदा मिस्र के कई देशों के पासपोर्ट होने का दावा करते हुए आरोप लगाया था। इसके अलावा उन्होंने उनके पास दुबई में 2 अलग अलग संपत्तियों होने की भी बात कही थी और यह भी आरोप लगाया था कि अमेरिका के व्योमिंग राज्य में रिंकी भुइयां शर्मा के नाम की फॉर्म पर 52,000 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का भी आरोप लगाया था। वहीं इस पर सीएम शर्मा और उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने माना है कि अपने आरोपों के समर्थन में पवन खेरा कोई सबूत नहीं दे पाए हैं और उन्होंने एक निर्दोष महिला पर आरोप लगाए जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने माना है कि पवन खेरा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके
कि किसने पवन खेरा को जाली दस्तावेज दिए थे और कौन से लोग इस मामले में शामिल हैं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल पहले ही गर्म है। इस बार बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त लहर दिख रही है। वहीं इस बीच आईपीएस अजय पाल शर्मा के एक वीडियो वायरल होने से सियासी घमासान मच गया। वायरल वीडियो में अजय पाल शर्मा कथित तौर पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर को चेतावनी देते हुए दिखे। दरअसल चुनाव आयोग ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को बंगाल चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आईपीएस अजय पाल पर जोरदार हमला बोला। संजय सिंह ने अजय पाल को बीजेपी का कार्यकर्ता तक बता दिया। आईपीएस अजय पाल शर्मा पर निशाना साधते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बंगालियों से गुंडागर्दी बीजेपी को महंगी पड़ेगी। ये अधिकारी नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता है। बंगाल में जाकर बंगालियों को गाली देना, उनके घरों में घुसकर उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, ये बंगाली और बंगालियत का अपमान है। बंगाल की जनता इस अपमान का बदला बीजेपी की जमात जब्त कराकर लेगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के पोस्ट को एक्स पर शेयर करते हुए संजय सिंह ने यह भी लिखा कि बंगालियों से गुंडागर्दी बीजेपी को महंगी पड़ेगी। ये अधिकारी नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता है। बंगाल में जाकर बंगालियों को गाली देना, उनके घरों में घुसकर उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, ये बंगाली और बंगालियत का अपमान है। बंगाल की जनता इस अपमान का बदला बीजेपी की जमानत जब्त करा कर लेगी। वहीं संजय सिंह के पोस्ट पर एक दूसरे यूजर ने लिखा है, संजय सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। आप भड़का रहे हैं बंगाल के लोगों को। आप क्या चाहते हैं ये तो पूरा देश जानता है जनाब। वहीं एक दूसरे यूजर ने ये लिखा कि यही होना चाहिए। ये जहांगीर जैसे लुक्खे लोग यही भाषा समझते हैं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में बुधवार को दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान के दौरान गुंडागर्दी और ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई। ऐसी एक वीडियो दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर शहर के फ्लाटा विधानसभा से भी सामने आई, जहां बूथ 144 के ईवीएम पर बीजेपी के बटन पर टेप चिपकाया गया था। इस विधानसभा क्षेत्र से जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ममता बनर्जी इसी बात का बचाव कर रही थी जब उन्होंने डायमंड हार्बर के फाल्टा से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अपराधी जहांगीर खान के लिए आवाज उठाई। अमित मालविया ने ऐसे कई बूथों पर बीजेपी के बटन पर टेप लगाए जाने का दावा किया। अमित मालविया ने इस घटना को तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल बताते हुए कहा कि वही मॉडल जिसने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा सीट हासिल कराने में मदद की थी। अमित मालविया ने फाल्टा के ऐसे सभी बूथों पर दोबारा मतदान कराने की मांग भी की है जहां ईवीएम पर बीजेपी के बटन पर टेप लगा दिया गया। वहीं ईवीएम पर बीजेपी के बटन पर टेप लगे होने का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने ऐसी जगहों पर फिर से मतदान करवाने का फैसला लिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि योगी के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अजय पाल वर्मा ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पहुंचकर उन्हें सख्त संदेश दिया था। स्थायी लोगों की शिकायतों के बाद अमित पाल शर्मा ने चेतावनी दी थी कि यदि वोटरों को डराया या फिर धमकाया गया तो ये अच्छे से उनकी खबर लेंगे। टीएमसी कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि अगर चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन संजय सिंह ऐसे अधिकारी को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। संजय सिंह क्या चाहते हैं? ऐसे ही जहांगीर खान के लोग ईवीएम पर कमल के बटन के ऊपर टेप लगा दे और चुनाव आयोग और अधिकारी कुछ न बोले। वहीं अगर यही टेप टीएमसी के बटन पर लगे होते तो विपक्ष के लोग बीजेपी पर ईवीएम को हैक करने और वोट चोरी का आरोप लगा रहे होते। दर्शकों, चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होंगे, लेकिन बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। वहीं सबसे ज्यादा कड़े मुकाबले की उम्मीद पश्चिम बंगाल में व्यक्त की जा रही है। पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। कम से कम बीजेपी के इंटरनल सर्वे का अनुमान तो यही है। पश्चिम बंगाल में जमीन पर मौजूद बीजेपी के सूत्रों की ओर से जो अनुमान जाहिर किया गया है उसके अनुसार इस बार राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 170 से 190 सीटें जीत सकती है। वहीं टीएमसी के खाते में 100 से 120 सीटें जा सकती है। बाकी 5 से लेकर 15 सीटें अन्य दलों का खाता खुल सकता है। पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों में हुए भारी मतदान के पैटर्न के आधार पर बीजेपी सूत्रों की ओर से किए गए नतीजों के आंतरिक भविष्यवाणी में क्षेत्रवार आंकड़े भी जारी किए गए हैं। इसके अनुसार कम से कम पहले चरण में मध्य बंगाल और दूसरे चरण में ग्रेटर कोलकाता इलाके में अभी भी टीएमसी को भारी बढ़त मिलती दिख रही है।
वहीं मेट्राइज के एग्जिट पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। टीएमसी की बात करें तो उसे भी 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं 6 से 10 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं पोल्स ऑन एबीपी के एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इस एग्जिट पोल में बीजेपी को 150 से 160 तो टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं प्रजा एग्जिट पोल ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 200 से अधिक सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। पोल ने कहा है कि बीजेपी को 178 से 208 और टीएमसी को 85 से 110 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि अन्य को 5 सीटें मिल सकती है। वहीं एग्जिट पोल में अपनी हार देख टीएमसी तिलमिला गई है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा है कि एग्जिट पोल निराधार है, इसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हम 235 से अधिक सीटें जीतेंगे और बीजेपी 50 से अधिक सीट नहीं जीत पाएगी। वहीं असम में भी बीजेपी की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। एक्सिस माई इंडिया ने असम के अपने एग्जिट पोल में फिर से बीजेपी सरकार का अनुमान व्यक्त किया है। बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि कांग्रेस को असम में 24 से 36 सीटें मिल सकती है। दर्शकों, असम चुनाव से पहले सीएम शर्मा और उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाकर कांग्रेस के नेता पवन खेरा सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पवन खेरा और कांग्रेस की दाल नहीं गली। वहीं तमिलनाडु में फिर से डीएमके की सरकार तो वहीं केरल में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बन सकती है। दर्शकों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 इस बार बेहद कांटे की टक्कर में बदल चुका था। वहीं सट्टा बाजार की भविष्यवाणी की बात करें तो फलौदी सट्टा बाजार का ताजा अनुमान के अनुसार टीएमसी को 145 से 148 सीटें और बीजेपी को 140 से 143 सीटें मिल सकती है। यानी दोनों पार्टियों के बीच जीत हार का अंतर बेहद कम है। बहुमत के लिए 148 सीटों का आंकड़ा निर्णायक है, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया है। वहीं एसआईआर वोटर लिस्ट में बदलाव और वोटिंग पैटर्न इस चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं। बम्पर वोटिंग होने के बाद बीजेपी का अनुमान है कि इस बार उसकी सत्ता में वापसी हो सकती है। आप दर्शक इस पर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।